नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। भागवत ने मुस्लिम समुदाय को बड़ा संदेश दिया है और ये कहा है कि उन्हें इस डर में नहीं फंसना चाहिए कि इस्लाम खतरे में है। भागवत ने बड़ी बात ये कही है कि लोगों में इस आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता कि उनकी पूजा पद्धति क्या है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है, एक है। 40,000 साल से सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है। वो पहला आधार है और ये परंपरा दूसरा आधार है और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती और संघ पहले से ऐसा मानता है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नतीजों पर बवाल है और जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इन चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, सत्ता के दुरुपयोग, धनबल, बाहुबल के इस्तेमाल जैसी बातें की जा रही है। लेकिन इस सियासी चीखों में असली बात तो सुनना होगा और इसे समझना भी होगा, जो बात चुनावी मैनेजमेंट में छुपी है और जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि विपक्ष पीछे रह जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी यही हुआ। बड़े सवाल विपक्ष पर भी है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर चुनाव के परिणाम लेकर के आएगी। बेईमानी से चुनाव जीती और उस बेईमानी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े चुनाव का नतीजा है। मैं तो यही कहता हूं। ये चुनाव नहीं था, ये तो प्रशासन का एक खेल था, एक साजिश थी। बीजेपी की जीत पर भले ही विपक्ष लाख सवाल उठाए, लेकिन सच तो यही है कि यूपी में विपक्ष चारों खाने चित है। सच यही है कि यूपी में विपक्ष की हर चुनावी रणनीति बीजेपी के सामने फेल है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जिताने के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार न हुई होती, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो 842 जिला पंचायत सदस्यों के समर्थन का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष की सिर्फ 5 सीटें न मिलती, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो समाजवादी पार्टी से कम और 603 जिला पंचायत सदस्यों के जीतने के बावजूद बीजेपी के बम पर 67 जिला पंचायत अध्यक्ष न जीतते। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीती और उस बेईमानी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता जिसने जिला पंचायत में जनादेश भाजपा के खिलाफ दिया था, उस जनादेश का अपमान महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता। गुंडा राज है, जंगल राज है। डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे थे। पैसे, सत्ता, गुंडागर्दी और अधिकारियों के दम पर जिला पंचायत का चुनाव जीत लेना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। समय बदलता है, वक्त भी बदलता है और जनता का विचार भी बदलता है। अब हारने वाले इसमें चाहे धांधली का आरोप लगाएं, चाहे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कहें, चाहे सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का आरोप लगाएं, लेकिन सीधी बात है कि बीजेपी ने बाजी पलट दी। पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने वो चुनावी चक्रव्यूह बनाया जिसे विपक्ष तोड़ नहीं पाया। पहले तो बीजेपी के 21 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए। समाजवादी पार्टी को निर्विरोध सिर्फ 1 सीट इटावा की मिली। फिर जब 53 सीट पर चुनाव हुए तो कड़ी टक्कर के बावजूद बीजेपी ने 44 सीटें जीत ली।
विपक्ष न तो अपने सदस्यों को बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने से रोक पाया, न निर्दलियों को अपने पक्ष में बनाए रख पाया, न दूसरों के खेमे में सेंध लगा पाया। अगर हम लोग कानपुर में जीत सकते हैं, आगरा में जीत सकते हैं, मथुरा में जीत सकते हैं, तो इटावा में भी जीत सकते थे। क्योंकि चुनाव जब हम लोग, हमारा सांसद इटावा में जीता गया तो कहा गया कि साहब ये तो ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। और जब उनका जीत रहा है पंचायत चुनाव में तो उनकी ताकत हो गई, उनकी लोकप्रियता हो गई। और अगर बीजेपी जीत रही है तो ये प्रशासन का दुरुपयोग हो गया, ये नहीं चलेगा। यानी विपक्ष अपना चुनावी प्रबंधन नहीं कर पाया और यही काम बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ और बखूबी किया, और जिसके नतीजे में उसे ऐसी बड़ी जीत मिली। इसे विपक्ष की नाकामी ही कहेंगे कि बीजेपी के सामने बदायूं, रामपुर, फिरोजाबाद, संभल, मुरादाबाद, कन्नौज जैसे समाजवादी पार्टी के किले ध्वस्त हो गए। मुलायम के गढ़ मैनपुरी में पहली बार बीजेपी जीती, सोनिया के गढ़ रायबरेली में पहली बार बीजेपी जीती, अमेठी में 11 साल बाद बीजेपी जीती, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या में पहली बार बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बना है। पश्चिमी यूपी की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी जीती। किसान आंदोलन के चेहरे राकेश टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर सहित आसपास की सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा, और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। यही ट्रेंड, क्योंकि जनता का एक विश्वास, जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ये बीजेपी के लिए 2022 की बूस्टर डोज है, जो उसके लिए जरूरी भी थी, क्योंकि यूपी में कई मुद्दों को लेकर लगातार चुनौती बन रही थी और विपक्ष को हमलावर होने का चांस मिल रहा था। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया और विपक्ष की उम्मीदों को ऐसा झटका दिया कि विपक्ष देखता ही रह गया। नामांकन से नाम वापसी तक ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद की 21 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गईं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए। आजमगढ़, एटा, बलिया जैसी जगह जहां जहां चुनावी प्रबंधन ठीक रहा, जहां जहां सदस्यों को एकजुट रख पाए, वहां वहां समाजवादी पार्टी ने सीटें निकाली। बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी या विपक्ष के सदस्य एकजुट नहीं रह पाए, चुनावी प्रबंधन फेल हो गया, सदस्यों की संख्या जीत लायक होने के बावजूद हार गए। जब विपक्ष झूठे दावे कर रहा था पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई है और सपा आगे निकल गई है, उस समय भी हमने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं, जमीन पर इनकी कोई पकड़ नहीं है, एसी कमरे में बैठ करके केवल ट्विटर पे ट्वीट करके वह पूरी अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो जनता समझदार है। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। वो यही बता रही है कि यूपी में किसी भी चुनावी लड़ाई में विपक्ष दूर दूर तक कहीं नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से फेल है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ने ये दिखा भी दिया। इसलिए सवाल उठाने से ज्यादा जरूरत विपक्ष को आत्ममंथन करने की है, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ 8 से 9 महीने ही दूर हैं। आज तक ब्यूरो। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया तो विधानसभा चुनाव भी जीत ही जाएंगे। बीजेपी भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को विधानसभा से पहले सेमीफाइनल की बड़ी जीत मान रही है और उससे विधानसभा चुनाव की राह आसान दिख रही है, लेकिन मिथक और इतिहास कुछ अलग है। और इसलिए सवाल है कि क्या बीजेपी मिथक तोड़ पाएगी और नया इतिहास बना पाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बम्पर जीत से क्या बीजेपी के लिए 2022 के हर ब्रेकर हट गए हैं और क्या जीत का रास्ता साफ हो गया है? इस पर सवाल इसलिए है क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि इस चुनाव को जीतने वालों के लिए विधानसभा चुनाव अच्छे साबित नहीं होते। कम से कम पिछले 2 उदाहरण ऐसे हैं।
2011 में मायावती की सरकार में बीएसपी के 60 से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, लेकिन 2012 का चुनाव मायावती हार गईं और अखिलेश यादव सत्ता में आ गए थे। इसी तरह 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में करीब 64 सीटें जीती थीं, लेकिन 2017 के चुनाव में वो हार गए। अब बीजेपी ने इसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 67 सीटें जीती, तो क्या वो इस पुराने मिथक को तोड़ पाएगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने वाले विधानसभा चुनाव में हार जाते हैं? हर एक दल को अपनी रणनीति बनाने का, अपने गठबंधन करने का पूरा अधिकार है। वे अपना गठबंधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के बल के साथ मिलकर के अपने मूल्यों और अपने निश्चित जो हमारे संकल्प हैं उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का कुछ भी इतिहास रहा हो, बीजेपी यही मानकर चल रही है कि इस चुनावी जीत से उसकी 2022 की राह आसान हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बीजेपी को ग्राम प्रधान के स्तर से लेकर जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष तक का समर्थन रहेगा तो आने वाले चुनाव में इसका सियासी फायदा जरूर मिलेगा। जिस तरह से बीजेपी ने 67 जिलों में अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है और बीजेपी के कैंडिडेट्स को कुर्सी मिली है, उसमें अब गांव स्तर से जिला स्तर तक बीजेपी का बोलबाला रहेगा। 100 में लड़े चाहे 403 में लड़े, मैंने कहा कि 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। वो जो भी है वो 40% के अंदर है और 40% में भी बहुत जगह हमारा लगातार समर्थन बढ़ रहा है और उसमें से भी बहुत बड़ी संख्या में वोट भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलेंगे, 24 में मिलेंगे और सारे विरोधी एक साथ मिल जाएं तो भी भाजपा ही 300 से ज्यादा सीट जीत करके सरकार बनाएगी। बीजेपी के लिए यूपी की इस जीत के बड़े मायने इसी से समझे जा सकते हैं कि छोटे बड़े नेता से लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक ने इस जीत की बधाई दी है, क्योंकि ये सिर्फ पंचायती अध्यक्ष की जीत नहीं है बल्कि बीजेपी इसे पूरी पार्टी सरकार की जीत के तौर पर पेश कर रही है और इसी में 2022 के लिए पावर डोज देख रही है। बीजेपी ने इसीलिए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर लिया था और इसके लिए पक्की तैयारी की थी। खुद बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, सूबे के प्रभारी राधा मोहन सिंह इस चुनाव से ठीक पहले यूपी के दौरे पर गए थे। बीजेपी ने संगठन और सरकार के स्तर पर बड़ा मंथन किया, संघ के नेताओं से बात की थी, फीडबैक लिया था, सरकार और संगठन को टास्क दिया था। कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए जिला कमेटियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वहां से फीडबैक लिया गया और रिपोर्ट स्टेटस हेडक्वार्टर भेजी गई। इस जमीनी संगठन ठोस प्रबंधन के साथ ठोस तैयारी करके बीजेपी मैदान में उतरी और इसी की वजह से विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत लिया। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे तेजी से गर्म होती धरती की। ग्लोबल वार्मिंग को आसान शब्दों में समझे तो ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन का नाम है। इसका असर तेज होता दिख रहा है। इसका सबसे ज्यादा उदाहरण और ताजा उदाहरण है कनाडा और अमेरिका के कुछ इलाके, जहां पर तापमान में बेतहाशा उछाल दर्ज किया गया है। हालात ये हैं कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं और इस गर्मी की वजह मौसम में भयानक बदलाव को माना गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्से में जून के आखिर में हुए मौसम के बदलावों पर वैज्ञानिक चिंतित हैं। कहीं बेहिसाब बारिश, कहीं चिलचिलाती गर्मी, कहीं भीषण ठंड, कभी असामान्य तरीके से ग्लेशियर का पिघलना और कहीं रेगिस्तान का पसरना। वैज्ञानिक का मानना है कि यह असामान्य परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। दुनिया भर में मौसम का बदलता रूप तबाही मचा रहा है। कनाडा में पहली बार तापमान 49.6 डिग्री पहुंच गया तो न्यूजीलैंड में इतनी बर्फ पड़ी कि सड़कें तक जम गई। वॉशिंगटन के सिएटल का पारा जून के आखिरी सप्ताह में 44 डिग्री तक पहुंच गया। यहां बीते 100 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। ये ग्लोबल वार्मिंग से बदलती हैरान परेशान की दुनिया की तस्वीर है। पिछले 100 साल में इन दोनों देशों में
इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तो तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। सीजन जो है, इस सीजन में ही हीट वेव प्रिवेल करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो कनाडा की बात किया आपने, वहाँ भी हीट वेव जो चल रहा है, और बहुत सारे लोकलाइज्ड फैक्टर होता है और रीजनल फैक्टर्स होता है। जैसे हमारा फैक्टर्स मैं आपको बताया, उसमें भी वहाँ ऐसे फैक्टर है, ड्राई वेस्टर्न विंड यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है। हालत ये है कि शहर के कई इलाकों में फव्वारे खोल दिए गए, जगह जगह कूलिंग स्टेशन खुल रहे हैं, कई दफ्तरों में छुट्टी दी गई है, लोगों को घरों में रहने को कहा जा रहा है। हालात का अंदाजा इसी से लगाइए कि ब्रिटिश कोलंबिया में जून के महीने में गर्मी से कम 233 लोगों की मौत हुई। वहीं जुलाई में ये कुल आंकड़ा बढ़कर 719 तक पहुंच गया, जो औसत से 3 गुना अधिक है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि मौत के बढ़ने की एक बड़ी वजह गर्मी है। The heat is being caused by a atmospheric blocking pattern, so it means that these very high temperatures are concentrated over one particular area, and normally you have the jet stream, which is this fast, high-moving belt of wind, which moves these weather systems on, and it's not happening this time. So we've got it's almost like a pressure cooker effect. You've got very, very, very high heat. इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच लिटन और उसके आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया के वाइल्ड फायर सर्विस ने जंगल की आग को नियंत्रण से बाहर बताया है। आग अब तक 6400 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। एक तो गर्मी, ऊपर से जंगल से उठती गर्म हवा पूरे इलाके के तापमान को बढ़ा रही है। हालत यह है कि 1000 से ज्यादा परिवारों को इलाके से हटने को कहा गया है। समझना मुश्किल नहीं कि धरती गर्म हो रही है, जिसकी वजह से हमारे आसपास मौसम बदल रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे तेजी से हुआ औद्योगिकीकरण है, जंगलों का कम होना है, पेट्रोलियम पदार्थों के धुएं से होने वाला प्रदूषण है और फ्रिज एयर कंडीशनर का बढ़ता प्रयोग भी है। यानी हम खुद इस बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने प्रकृति पर इतने अत्याचार किए हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग की वार्निंग बिल्कुल साफ है। अब हम मॉनसून को कम सून कहने में हमें 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि या तो अचानक बहुत तेज बारिश होगी या फिर सूखा पड़ेगा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि। हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वैज्ञानिकों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग से धरती सिर्फ गर्म नहीं होगी, बल्कि सब कुछ बदलने लगेगा। जलवायु परिवर्तन के चलते बड़े ग्लेशियर टूट सकते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़े ज्वालामुखी सक्रिय हो सकते हैं, आकाश में बिजलियों की कड़कड़ाहट बढ़ जाएगी, जिसके चलते जंगली आग एक समस्या बन सकती है। कई इलाकों में वार्षिक वर्षा के स्तर में भी वृद्धि होगी। पूरी दुनिया में जो स्थिति अभी पाई जा रही है वो स्थिति है कि उत्तरी अमेरिका अभी एक हीट वेव के सहारे में गुजर रहा है। ये सारा का सारा भाग और इसका पश्चिमी भाग एक हीट वेव के सहारे गुजर रहा है। दूसरी स्थिति यहाँ पर इससे संबंधित चली आती है कि साइबेरिया में भी उसी तरह का एक हीट वेव आ रहा है, और कनाडा में जिस स्थान पर कभी कोई संभावना ही नहीं थी कि उस जगह पर 40 डिग्री 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए, वह हो गया है। यानी इस बदलाव से मौसम चेन बदलेगा, पर्यावरण का रुख बदलेगा और बदले माहौल में ढलना इंसानों के लिए आसान नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर यूं तो कई सालों में सामने आता है, लेकिन पिछले कई सालों से जो तब्दीलियां दिखाई पड़ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि धरती के बढ़ते तापमान की वजह से काफी कुछ उलट-पुलट हो रहा है। अब चाहे वो बेमौसम बारिश हो, तापमान का बढ़ना हो या फिर अचानक तूफान का आ जाना हो। कुल मिलाकर अगर धरती को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ चर्चा और पर्यावरण सम्मेलन करना ही काफी नहीं है। ये भी नहीं कि विकसित और विकासशील देशों का एक दूसरे पर दोष मढ़ने से हल निकलेगा, बल्कि वक्त की मांग है कि कोई ठोस कदम उठाया जाए, और ये तभी मुमकिन है जब समन्वय और भेदभाव के बिना दुनिया के देश इस मुद्दे पर राजी हों। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।